अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 28 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे, उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सभी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ और 18, 19, 20, ठीक है, और 21, इन सभी सालों के पीडीएफ आपको हर महीने के मंथली करेंट अफेयर के और ईयरली करेंट अफेयर के जो है मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, पढ़ाई का पूरा आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, ये स्थल आपका धोलावीरा है, जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थल है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगर आप हड़प्पन संस्कृति यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको धौलावीरा से संबंधित बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे। तो खैर, ये इतिहास का पोर्शन है, हम उसमें डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी आपको याद रखना है कि गुजरात में स्थित जो आपका हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है, इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और देखिए, पहले गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल थे, लेकिन ये चौथा है जो कि जुड़ गया है। देखिए, पहले जो है गुजरात का जो पावागढ़ के पास चंपानेर है, और पाटन में रानी का वाव है, और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद है। ये सभी जो है जुड़ चुके हैं विश्व विरासत सूची में। लेकिन अब धौलावीरा भी जो है जुड़ गया है विश्व विरासत सूची में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और धौलावीरा जो है ये आपका 40वां स्थल होगा जो कि इस सूची में जुड़ा है। इसके पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने तेलंगाना में स्थित जो आपका रुद्रेश्वर मंदिर है, जिसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसको विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया था, जो कि 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। देखिए, कल का वीडियो जो था उसमें मैंने इस रामप्पा मंदिर यानी कि रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा। देखिए, जो विश्व धरोहर समिति है, तो इसका जो 44वां सत्र है, इसकी अध्यक्षता चीन के फुझोऊ में हो रही है। और वहीं से ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि किन किन स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए। और दूसरा प्रश्न है कि गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। देखिए, गोल्डन राइस के बारे में आज आज तक आप जो है केवल एग्जाम में मतलब देखते आएंगे गोल्डन राइस क्या है। देखिए, गोल्डन राइस जो है, सबसे पहले बता दूं, ये एक हाइब्रिड प्रजाति है किसकी? धान की, ठीक है। तो कैसे कैसे इसको बनाया गया है, क्या क्या फायदे इसके हैं, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। अभी आपको क्या रखना है कि गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन कौन बन गया है? फिलीपींस बन गया है। यानी कि गोल्डन राइस की खोज तो हो गई थी, लेकिन अभी तक इसका मतलब प्रोडक्शन इस पर्पज से नहीं किया जा रहा था कि इसको जो प्रोड्यूस किया जाए और इसको खाया जाए। क्योंकि देखिए, जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं बहुत सारी, ये नुकसान भी करती हैं। तो इसीलिए जो है इसके अभी ट्रायल्स चल रहे थे, इसका जो है मतलब उगा उगा के, और इस पर कई सारी टेस्टिंग की जा रही थी कि कहीं ये नुकसानदायक तो नहीं है सेहत के लिए। देखिए, जो फिलीपींस है, ठीक है, तो फिलीपींस आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो कि बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद के लिए पोषण तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है। सबसे खास बात, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन ए जो है आपको पता होगा, इसको रेटिनॉल कहते हैं, और ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए, गोल्डन चावल को यानी कि गोल्डन राइस को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपीन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में लगभग 2 दशक यानी कि 20 साल बिताने के बाद विकसित किया गया है। और देखिए, जो ये गोल्डन राइस है, अगर आप 1 कप जो है गोल्डन राइस ले लीजिए, ठीक है, तो इस 1 कप गोल्डन राइस में जो 40% हिस्सा होगा इस चावल का, वो विटामिन ए दे सकता है, जो कि बचपन के अंधेपन यानी कि चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस से लड़ने और विकासशील देशों में जीवन बचाने के लिए 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो आपको पता होगा विटामिन ए का महत्व क्या क्या है। आप इसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन लेते होंगे, जैसे फ्रूट्स वगैरह या फिर हरी सब्जियां खाते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गोल्डन राइस खाते हैं तो आप अगर हरी सब्जियां नहीं भी खाएंगे, पपीता नहीं भी खाएंगे, तब भी आपको जो विटामिन ए मिलेगा, आपकी आंखें टनाटन रहेंगी बिल्कुल, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सीआरपीएफ ने किस तिथि को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। और ये प्रश्न लगभग बहुत बार पूछा चुका है, खास तौर से जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो ये 27 जुलाई को मनाता है। और इस साल हमने 83वां स्थापना दिवस मनाया है सीआरपीएफ का। देखिए भारत का जो गृह मंत्रालय है इसके अधीन काम करता है सीआरपीएफ, इसीलिए इसको हम पैरा मिलिट्री फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए जो भारत का केंद्रीय गृह मंत्री होता है ये इसको कमांड करता है, यानी सीआरपीएफ का जो कमांडिंग है वो करता है, ठीक है। और जो आपका सीआरपीएफ है तो ये जो है 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद फिर 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। तो 27 जुलाई को इसका अस्तित्व मतलब सामने आया था 1939 में, इसलिए हम 27 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन हो गया। तो देखिए जो फकीर आलमगीर थे ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक थे और इनका निधन हो गया है। देखिए जो बांग्लादेशी प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर थे तो कोविड-19 की जटिलताओं के कारण यानी कि कोरोना संक्रमण के कारण इनका निधन हुआ है। और देखिए इनका जन्म जो है ये 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, बांग्लादेश में, वहाँ पर हुआ था। और इनके लोकप्रिय गीतों में जो है ओ सोकिनो, गेसाई कीना, सांता हार, नेल्सन मंडेला, नाम तार छिलो जान हेनरी और बांग्लार कामरेड बंधु शामिल है। तो ये बांग्लादेश संबंधी थे कौन, फकीर आलमगीर, और ये एक लोक गायक थे। आपने लोकगीत बहुत सारे सुने होंगे, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह बहुत सारा आता रहता है। अगर नहीं सुना है कभी तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, क्षेत्रीय लोकगीत आपको मिल जाएंगे अगर आप जिस राज्य से हैं वहाँ की भाषा में। देखिए बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी है बांग्लादेशी टका, पॉपुलेशन है 16.3 करोड़, प्रेसिडेंट इसके हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। पांचों प्रश्न की हाल ही में कौन से आईपीएस अधिकारी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। तो देखिए जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं नासिर कमल। देखिए नासिर कमल जो है ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस ऑफिसर हैं। और जो आपके नासिर कमल हैं तो ये जो है 31 जुलाई 2022 तक अपने इस पद पर कार्य करेंगे। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए एक जापानी छात्रा है जिनकी उम्र केवल 13 साल है, ये काफ़ी चर्चा में है, इनका नाम है निशिया मोमोजी। देखिए अभी आपको बता दूं जो आपका ओलंपिक है, ओलंपिक में 4 नए गेम शामिल किए गए थे और इन चारों के बारे में आपको 13वें प्रश्न में बताऊंगा। अभी याद रखिए एक नया गेम है स्केटबोर्ड स्पर्धा, जिसको अभी हाल ही में ओलंपिक में शामिल किया गया था और ये पहली बार ओलंपिक में आयोजित हो रहा है। और पहली बार हो रहा है तो ये इसका जो विनर होगा वो पहली बार कोई मेडल जीतेगा। तो इसमें जो जापान की निशिया मोमोजी हैं इन्होंने जो है अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ जापान की निशिया मोमोजी जो है स्केट बोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं ओलंपिक में। और देखिए इसी प्रतियोगिता में ब्राजील की रायसा लीला ने स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता। तो गोल्ड मेडल सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता, निशिया मोमोजी। और ब्राजील की रायसा लीला ने जो है रायसा लीला नहीं रायसा लील है, ठीक है। तो रायसा लील ने स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग प्रतिस्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग करके प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर तख्ता पलट हो जाता है। तो एक अफ्रीकी देश आपका ट्यूनीशिया है,
वहाँ पर जो है क्या हुआ, देखिए हुआ क्या था कि कोरोना महामारी जो चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर ये आरोप लगा कि यार यहाँ का प्रधानमंत्री निकम्मा है, ये बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है देश को, तो इसीलिए पूरे देश में आंदोलन होने लगा। और उसके बाद वहाँ के यानी कि ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम है कैस सैयद, ये एक्टिव हो गए और फिर उन्होंने कहा कि अब हम संसद को भंग कर देंगे। तो इसके लिए इन्होंने जो है क्या हुआ, वहाँ की सेना से मदद ली, यानी कि ट्यूनीशिया की सेना से मदद ली, और उसके बाद फिर संसद में जो है तख्ता पलट कर दिया, यानी कि संसद को भंग कर दिया, संसद के सभी अधिकारियों को समाप्त कर दिया, जिसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री हिचे मोचिची को जो है इनके पद से बर्खास्त होना पड़ा, यानी कि हटना पड़ा। और देखिए ट्यूनीशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है ट्यूनीस, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है अरबिक। देखिए कुछ ऐसे ऐसे देश हैं वहाँ पर जो है मतलब प्रधानमंत्री का मतलब कुछ नहीं होता है, जो होता है सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी कई बार तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो उसके बाद बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट कर देता है, या फिर वहाँ की जो आर्मी है पाकिस्तान की, ठीक है, वही बहुत बार तख्ता पलट कर देती है। और एक और देश है आपका हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में भी जो है सेना ने कई बार तख्ता पलट किया है। आठवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया। देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए up.mygov.in को जो है लॉन्च किया है। देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने राज्य में up.mygov.in पोर्टल को लॉन्च किया है, और इन्होंने ये घोषणा की है इन कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, यानी कि 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया, तो उसी समय ये संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश को। तभी इन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम जनता से बात करेंगे इस वेबसाइट पे, आप आइए यहाँ पे अपनी बातों को रखिए और हम आपके समस्या का निराकरण करेंगे। तो अभी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप यूपी से हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए और लिखिए कि योगी जी कब नौकरी दे रहे हो आप, यानी कि जो जितने भी एग्जामिनेशन फंसे हुए हैं तो वो कब कराएंगे आप। और नई भर्तियां जो आपने लटकाई है, जैसे कि लेखपाल की भर्ती, ये 2018 से ही सुन के सुनते कान पक गए कि लेखपाल की भर्ती आ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है। 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 भी आधा से ज़्यादा बीत ही गया है। तो देखते हैं योगी बाबा कब एग्ज़ाम कराते हैं। देखिए मेरा किसी भी गवर्नमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है, बस सबको बराबर सम्मान देता हूँ। बस यही है कि उनके काम को मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, अगर वो काम नहीं करेंगे तो भाई मेरा काम है आलोचना करना, ठीक है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म, यानी कि पानी में तैरता हुआ फॉर्म बनाने का काम जो है सिंगापुर की सनसीज ग्रुप कंपनी को दिया गया। देखिए इंडोनेशिया में जो है, इंडोनेशिया का जो बाटम द्वीप है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म यानी कि पानी में तैरता हुआ फॉर्म बनाने का काम शुरू किया गया है, और इस काम को सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को जो है दिया गया है। देखिए सिंगापुर का जो सनसीप ग्रुप कंपनी है, इसने जो है पड़ोसी इंडोनेशियाई शहर बाटम में दुनिया के इस सबसे बड़े फ्लोटिंग मतलब तैरता हो गया, ठीक है, तो फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के निर्माण के लिए कुल $2 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है, जो कि इसकी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना कर देगा। और देखिए इस फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम की क्षमता कितनी होगी, 2.2 गीगावाट। और ये बाटम द्वीप पर जो है दुरियांग कांग जलाशय के 1600 हेक्टेयर यानी कि लगभग 400 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा। 10वां प्रश्न है कि विश्व मैंग्रोव दिवस यानी कि वर्ल्ड मैंग्रोव डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए मैंग्रोव के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और जो लोग पीसीएस का एग्जाम दिए होंगे, पीसीएस मेंस वगैरह, ठीक है, उसमें पूछा जाता है कि मैंग्रोव क्या होते हैं। तो आप ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, आज का आपका होमवर्क है मैंग्रोव्स क्या होते हैं, और आपको इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी, कैसे ये जो है रिप्रोड्यूस करता है, कैसे कहाँ ये पाया जाता है, किन परिस्थितियों में जो है ये पाया जाता है। देखिए 26 जुलाई का दिन है, ये दिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को आप कहते हैं,
तो यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के दौरान इस दिन को यानी कि 26 जुलाई को अपनाया गया था। ठीक है, तो 26 जुलाई को हम क्या बनाते हैं, विश्व मैंग्रोव दिवस। 11वां प्रश्न की हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में 4 खेलों को शामिल किया गया है और इन चारों का नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में मिलेगा। फोटो देख के आप समझ गए होंगे। देखिए पहला आपका है कराटे, ठीक है, दूसरा है स्केट बोर्डिंग, तीसरा है सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, तो ये 4 गेम जो है ये शामिल किए गए हैं किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस देश को 2019 में WTO के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत को जो है 2019 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में शामिल किया गया है। देखिए आयात निर्यात क्या होता है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। आयात का मतलब किसी बाहरी देश से कोई माल हमने मंगाया, और निर्यात का मतलब हमने अपने देश से किसी चीज़ को बेचा, किसी दूसरे देश में भेजा। ठीक है, तो ये आयात निर्यात होता है, शॉर्ट में इसको आपने जान लिया। देखिए हाल के 25 वर्षों में, ठीक है 25 साल की बात हो रही है, हाल के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट अभी हाल ही में जो आई है, उसमें बताया गया कि भारत ने चावल, सोयाबीन, कपास और मांस यानी कि मीट के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश कर लिया है। और 2019 के इस वैश्विक कृषि निर्यात सूची में जो है 3.1% की हिस्सेदारी के साथ भारत 9वें स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका यूरोपीय संघ है, तीसरे स्थान पर आपका ब्राज़ील है और चौथे स्थान पर आपका चीन है। 13वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय है। तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में जो है ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना है, इसकी परिकल्पना जो है ये मेघालय सरकार के द्वारा की गई थी और इसके लिए पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत 2019 में डोनर मंत्रालय के द्वारा कुल 24.08 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज के क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, बताइए। दूसरा है कि किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया, बताइए। और तीसरा है कि किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि जुलाई 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि 16 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है 612.73 अरब डॉलर। और देखिए दूसरा था कि बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है डॉक्टर C.K. गैरियाली ने। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो रूबीना फ्रांसिस कहाँ की रहने वाली हैं, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये पैरा निशानेबाज हैं। चौथा था द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है। तो देखिए इनका नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और पांचवा था कि किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया। तो देखिए जो कछार जिला है ये असम में स्थित है, इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।